हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू स्टडी एट द लीगल माई सेल्फ राम। और आज हम लोग हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट को कंप्लीट करेंगे। इससे प्रीवियस लेक्चर में हम लोग सेक्शन 9 तक देख चुके थे। आज जो है रेस्ट ऑफ द सेक्शन जो भी है उसको कवर करेंगे। टोटल इसमें सेक्शन थे 13 और इसका एसेंट डेट है 25 अगस्त 1956। तो चलो हम लोग इसके रेस्ट ऑफ द सेक्शन को कंप्लीट करते हैं। एक बार हम लोग अगर रिवाइज करें कि हम लोग सेक्शन 9 में क्या पढ़े थे, तो सेक्शन 9 में हम लोग ने क्या पढ़ा था? टेस्टामेंट्री गार्जियंस एंड देयर पावर। टेस्टामेंट्री गार्जियन क्या होते हैं? वैसे गार्जियन जो कि विल के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई पर्सन डेथ कर रहा था, उसको ये आशंका हो गया कि हाँ भाई अब तो हम ज्यादा दिन नहीं जी पाएंगे कोई बीमारी से, तो हम अपने जीता जिंदगी में जो है अपना बेटा और उसके संपत्ति का देखभाल किसी एक्स नाम के व्यक्ति को कर दे, तो विल में एक्स नाम के व्यक्ति को लिख देगा कि हाँ भाई ये अब से आज से प्रॉपर्टी मेरा बेटा का देखेगा मेरे नहीं रहने के बाद। तो यही हुआ टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप। टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप आर दोज गार्जियंस ऑफ माइनर हु आर अपॉइंटेड बाय द नेचुरल गार्जियन विल्स। ठीक है, नेचुरल गार्जियन के जो विल होंगे, ठीक है, वसीयत हो गए, उसके द्वारा उनको नियुक्त किया जाएगा, अपॉइंट किया जाएगा। ठीक है, तो इसी को हम लोग लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में अच्छे से कवर कर चुके हैं। इसका जो एक लास्ट का कंसेप्ट था कि टेस्टामेंट्री गार्जियनशिप का जो पावर है वो कब सीज कर लिया जाएगा या समाप्त कर दिया जाएगा। ठीक है, तो टेस्टामेंट्री गार्जियन हम लोग ने क्या देखा कि हाँ भाई ऐसे गार्जियन जो कि विल के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ठीक है, तो कह रहा है कि टेस्टामेंट्री गार्जियन का जो पावर है, ठीक है, राइट है, उसको कब सीज किया जाएगा। तो बोलता है कि जब अगर लड़की है उसका शादी हो जाएगा तो टेस्टामेंट्री गार्जियन का जो पावर है वो सीज कर दिया जाएगा, राइट है वो सीज कर दिया जाएगा। अब देखो इसका एग्जाम्पल तो बहुत सारा मूवी में तुम लोग को मिला होगा कि भाई हीरो का पिता जो हीरोइन का पिता मरने से पहले क्या किया, विल बना दिया कि मेरी बेटी जैसे ही 18 साल की होगी उसका सारा पति उसके पास चला जाएगा शादी के बाद। तो जो गुंडा लोग रहता है उसको मारने का पूरा तरीका आजमाता है। ठीक है, कि हीरो से शादी नहीं होने देना चाहता है। ठीक है, तो ये सब मूवी में तो देखे होंगे। क्यों? क्योंकि भाई हम लोग प्रीवियस नेचुरल गार्जियन जब पढ़ रहे थे सेक्शन 6 में, तो हम लोग ने क्या देखा था कि जो मैरिड गर्ल होती है उसका जो नेचुरल गार्जियन होता है वो कौन हो जाता है? उसका हस्बैंड हो जाता है। ठीक है, तो इसीलिए वहां पे टेस्टामेंट्री गार्जियन का जो है पावर क्या हो जाता है? सीज हो जाता है, खत्म हो जाता है। राइट क्या होता है? खत्म हो जाता है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग सेक्शन 10 के बारे में बात करें। आज हम लोग इसी से स्टार्ट करेंगे, सेक्शन 10 से। तो प्रीवियस लेक्चर में हम लोग ने सेक्शन 9 तक बहुत अच्छे से कवर कर चुका हूं, तो भाई ये वीडियो देखने से पहले एक बार उसको देख लेना। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल दूंगा अगर फर्स्ट टाइम ये देख रहे हो तो। अब क्या है सेक्शन 10? हम लोग क्या है सेक्शन 10 भाई एक ना कहावत याद रखना। ठीक है, तो हमेशा याद रहेगा सेक्शन 10 में क्या है। सेक्शन 10 में एक कहावत ये है ना कि बच्चा से भारी झुनझुना नहीं देना चाहिए। ठीक है, उससे नहीं संभलेगा। ठीक है, मतलब एक तो बच्चा बहुत छोटा है, उससे भारी उसको लाके तुम खिलौना दे दोगे, ठीक है, तो वो संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा। वही बात कहता है सेक्शन 10 हमारा। सेक्शन 10 कहता है इनकैपेसिटी ऑफ माइनर टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है कि अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट। माइनर क्या होगा? इनकम्पिटेंट होगा टू एक्ट एज अ गार्जियन ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर। ठीक है, कि एक तो खुद ही वो माइनर है, ठीक है, तो क्या वो किसी दूसरे माइनर के संपत्ति को संभाल पाएगा? नहीं संभाल पाएगा भाई, इनकम्पिटेंट है, उसके बस की बात नहीं है। इसीलिए कहते हैं कि बच्चे से भारी झुनझुना उसको गिफ्ट नहीं कर देना। तो वही है हमारा सेक्शन 10 की। एक तो भैया अ माइनर शैल बी इनकम्पिटेंट, यानी एक माइनर जो है वो इनकम्पिटेंट है टू एक्ट एज अ गार्जियन, गार्जियन के रूप में कार्य करने के लिए, ऑफ द प्रॉपर्टी ऑफ एनी माइनर, यानी माइनर के किसी प्रॉपर्टी का देखभाल करने के लिए। दैट माइनर इज इनकम्पिटेंट। समझ में आया क्या? चलो अब हम लोग सेक्शन 11 के बारे में बात करेंगे। सेक्शन 11 बात करता है डी फैक्टो गार्जियन के बारे में। डी फैक्टो गार्जियन क्या है, अब इसको देखते हैं। सेक्शन 11 क्या कहता है? डी फैक्टो गार्जियन नॉट टू डील विथ दी माइनर्स प्रॉपर्टी। ठीक है, डी फैक्टो गार्जियन जो है माइनर्स प्रॉपर्टी के लिए काम नहीं करेंगे, उसका कुछ नहीं करेंगे, डील विल नहीं करेंगे। अब देखो ये क्या है, डी फैक्टो गार्जियन का मतलब क्या होता है? डी फैक्टो गार्जियन का मतलब क्या हुआ कि मान के चलो कि हम अपार्टमेंट में अभी रह रहे हैं, मेरे बगल में एक हस्बैंड वाइफ और उसका बच्चा रहता है। वो लोग भाई उसका कोई नहीं है, परिवार वरिवार नहीं है, वही तीन लोग बस है। अब क्या हुआ कि हस्बैंड वाइफ ना
मर गए, रोड पे गए घूमने के लिए, मर गए। ठीक है, अब वो बच्चा का क्या होगा? तो हम भाई एज अ ह्यूमिटेरियन ग्राउंड पे वो बच्चा को अपने पास रख लिए। ठीक है कि चलो यार अब अनाथ बच्चा है, क्या कर सकते हैं, इसको अपने पास रख लेते हैं। अब क्या हुआ, तो हम क्या हुए, उसके डी फैक्टो गार्जियन हो गए। ठीक है, हम क्या हुए, उसके डी फैक्टो गार्जियन। डी फैक्टो गार्जियन का मतलब वैसे गार्जियन जिसके पास एक्चुअल पोजेशन ऑफ द माइनस या उसके प्रॉपर्टी होता है। ठीक है, एक्चुअल पोजेशन, ठीक है, माइनर या माइनस प्रॉपर्टी का। अब ही सेल, लेकिन अब मेरे पास जो है उसको हम एज अ ह्यूमिटेरियन ग्राउंड पे रख लिए, तो क्या उसका जो फ्लैट था वो हम हड़प लेंगे? ऐसा हो सकता है क्या? नहीं। ठीक है, डी फैक्टो गार्जियन शैल हैव नो राइट टू डील विथ और डिस्पोज ऑफ माइनस प्रॉपर्टी, यानी कोई भी तरह का डील हम उसके संपत्ति के लिए या उसके संपत्ति को बेच बेच डिस्पोज नहीं कर सकते हैं। डी फैक्टो गार्जियन के पास ऐसा कोई अधिकार नहीं होता है कि अगर उसके प्रॉपर्टी से डील करे या उसके प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दें। ठीक है, अब क्या है, एलिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी इज वॉइड। अगर किसी डी फैक्टो गार्जियन के द्वारा किसी भी प्रकार का एलिनेशन किया जाता है, एलिनेशन मतलब क्या भाई, रॉन्गफुल ट्रांसफर है। ठीक है, तो ट्रांसफर वांसफर अगर किया जाता है तो वैसा चीज क्या हो जाता है, वाइड हो जाता है, शून्य हो जाता है। एड हॉक गार्जियन कहीं कहीं सुनोगे, एड हॉक गार्जियन इज नोन एज अ टेम्पररी गार्जियन। ठीक है, टेम्पररी गार्जियन वही सब हो गए भाई, अभी हम टेम्पररी रूप से उसका देखभाल कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सब क्या है, इसको भी एडहॉक गार्जियन भी कहते हैं। ठीक है, अब क्या है, एलिनेशन ऑफ द प्रॉपर्टी इज वाइड। तो अगर कहीं क्वेश्चन पूछ देगा कि डी फैक्टो गार्जियन अगर किसी भी प्रॉपर्टी का एलिनेशन करता है तो डेट इज वाइड, वाइडेबल, ठीक है, वैलिड, तो भाई क्या हो जाएगा, वाइड हो जाएगा। क्यों? क्योंकि डी फैक्टो गार्जियन शैल हैव नो राइट टू डील विथ और डिस्पोज ऑफ द माइनस प्रॉपर्टी। क्लियर है कंसेप्ट? चलो अब एक केस लॉ इसमें देखते हैं, 2019 का ही केस लॉ है, रिसेंट ही है, नासो बेवा एंड एनदर वर्सेस दुखू मंडल 2019। ठीक है, ये क्या है, केस में क्या कहा गया, एलिनेशन डन बाय अ डी फैक्टो गार्जियन इज इनवैलिड, यानी किसी भी प्रकार का एलिनेशन, ट्रांसफर या डील जो भी है, डिस्पोज ऑफ द प्रॉपर्टी बाय द डी फैक्टो गार्जियन, वो क्या होगा, वैसा एलिनेशन इनवैलिड हो जाएगा। ऑब्जेक्ट ऑफ सेक्शन 11 इज टू प्रिवेंट एनी डी फैक्टो गार्जियन फ्रॉम डीलिंग विद द प्रॉपर्टी ऑफ माइनर। सेक्शन 11 का मेन काम क्या है, सेक्शन में 11 का मेन काम ये है कि किसी भी प्रकार से डी फैक्टो गार्जियन को किसी भी माइनर के प्रॉपर्टी से डील करने से रोकथाम करना। ठीक है, उसको बचाना, सेफगार्ड प्रोवाइड करना, तो दैट इज द मेन एम ऑफ द सेक्शन 11। तो सेक्शन 11 समझ में आया क्या? चलो, जो नहीं आएगा भाई वो कमेंट कर दियो कि हाँ सर ये वाली कंसेप्ट क्लियर नहीं हुई, तो भाई हम लोग उसको क्लियर करेंगे एकदम बढ़िया से। ठीक है, यहाँ पे वो वाला कंसेप्ट अब मत अपनाना कि टीचर वाला के पूछते नहीं है या फिर वो नहीं, हम भी खुद प्रिपरेशन कर रहे हैं। ठीक है, हम भी खुद लॉ कर रहे हैं, तुम लोग भी कर रहे हो अभी, तो एकदम तुम लोग से मेरा भी हेल्प हो जाएगा कि हाँ चलो मेरे को जो नहीं समझ में आया मैं तुम लोग से पूछ लिया। ठीक है, क्योंकि टीचर का बात मेरे को पल्ले नहीं पड़ता था भाई। ठीक है, अब चलो बात करते हैं सेक्शन 12 का। सेक्शन 12 क्या कहता है, गार्जियन नॉट टू बी अपॉइंटेड फॉर माइनर्स अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। क्या कह रहा है, अगर किसी प्रकार का ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है, यानी अनडिवाइडेड है, फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर लैंड है, 4 कट्ठा का लैंड है, ठीक है, जिसमें एक एक कट्ठा 4 भाई का है, लेकिन वो चारों कट्ठा अभी अनडिवाइड है, मतलब कि उसमें बंटवारा वटवारा नहीं हुआ है, तो वैसे प्रॉपर्टी में, वैसे ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में गार्जियन नहीं अपॉइंट होना है, किया जाएगा। देखो क्या कह रहा है, वेयर अ माइनर हैज अ अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन अ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी। अगर कोई माइनर के पास अनडिवाइडेड इंटरेस्ट इन अ ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी है, ठीक है, द प्रॉपर्टी इज अंडर द मैनेजमेंट ऑफ एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली। फॉर एग्जाम्पल देखो क्या हुआ ना, कि इसको कंसेप्ट से समझो, कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा तो सब क्लियर हो जाएगा। 4 भाई थे, दादाजी थे, दादी थी, खुशी परिवार था। एक भाई क्या हुआ, कुंभ में नहाने गए और वहीं बेचारे रात में सोए हुए थे, इतना भीड़ हुआ दब के मर गए। ठीक है, और 3 भाई बचे हुए हैं, दादा बचे हुए हैं, दादी बची हुई हैं। अब क्या हुआ, तो क्या गार्जियन ये सब में अपॉइंट किया जा सकता है? नहीं।
ठीक है। अगर ज्वाइंट इंटरेस्ट प्रॉपर्टी है, अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ प्रॉपर्टी है, ठीक है, तो वहां पे जो जो प्रॉपर्टी का मैनेजमेंट होता है वो हेड ऑफ द एडल्ट मेंबर जो भी होगा फैमिली का, जिसको हम लोग कर्ता कहते हैं, उसके द्वारा मैनेज होता है। ठीक है, मैनेजमेंट ऑफ द प्रॉपर्टी उसके द्वारा होता है। तो ठीक है, इन दैट केस, अब ऐसा केस है जहां पे अनडिवाइडेड इंटरेस्ट है ज्वाइंट फैमिली प्रॉपर्टी में, तो नो गार्जियन शैल बी अपॉइंटेड फॉर द माइनर इन रिस्पेक्ट ऑफ सच अनडिवाइडेड इंटरेस्ट। यानी उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए किसी भी प्रकार का गार्जियन अपॉइंट करने का जरूरत नहीं है या नहीं होगा। ठीक है, बाकी किसी चीज के लिए कर सकते हो, केयर टेकर नहीं करवाना चाहते हो दादा दादी से या फिर बाकी मेंबर से, उसके लिए अपॉइंट करवा दो। ठीक है, लेकिन उस पर्टिकुलर अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए कोई भी व्यक्ति जो है गार्जियन नहीं अपॉइंट किया जाएगा किसी माइनर का। ठीक है, वही अनडिवाइडेड इंटरेस्ट ऑफ द प्रॉपर्टी के लिए। समझ में आया क्या? इसका एक प्रोवाइजो है। प्रोवाइजो क्या कहता है? हाईकोर्ट में अपॉइंट अ गार्जियन इन रिस्पेक्ट ऑफ सच इंटरेस्ट। लेकिन इसका प्रोवाइजो ये कहता है कि हाईकोर्ट अगर चाहे तो भाई अपॉइंट कर सकता है उस अनडिवाइडेड इंटरेस्ट के लिए। अब मालूम चला कि भाई सब बदमाश निकल गए, चाचा उच्चा एकदम लूटने के फेरा में है कि अरे भाई अब तो भाई पूरा संपत्ति हमारा हो गया, उसका भी शेयर जो है वो मेरा हो गया। तब हाई कोर्ट बोलेगा अरे भाई ऐसे कैसे तुम हड़प लोगे किसी की संपत्ति। अब देखो, अब हम अपॉइंट करते हैं। तो अगर प्रोवाइजो यही कहता, अगर हाई कोर्ट चाह लिया कि अब किसी को अपॉइंट करना है तो वो भाई कर देगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं अपने लास्ट सेक्शन में, जो कि है सेक्शन 13। 13 क्या कहता है? वेलफेयर ऑफ माइनर इज अ पारामाउंट कंसिडरेशन। क्या कह रहा है कि कोई भी वेलफेयर जो है किसी बच्चे का वो है पारामाउंट कंसिडरेशन। अब देखो, ये बहुत रील्स वील्स में भी आता होगा, केस भी बहुत सारे धड़ल्ले से हैं इसमें कि हाँ भाई क्या क्या है, और कंसेप्ट भी तुम लोग का बहुत हद तक क्लियर होगा कि भाई एक्चुअल जो है, एक्चुअल कंसिडरेशन क्या है किसी भी गार्जियन को अपॉइंट करना या नेचुरल गार्जियन। कोई भी गार्जियन क्यों होता है? क्योंकि उस बच्चे का ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट हो सके। ठीक है, माइनर का वेलफेयर हो सके। ठीक है, तो यही कहता है कि वेलफेयर ऑफ माइनर, यानी माइनर का जो वेलफेयर है ये पारामाउंट कंसिडरेशन है। ठीक है, सबसे मेन इंपॉर्टेंट है कि माइनर का वेलफेयर, भाड़ में जाए संपत्ति, भाड़ में जाए प्रॉपर्टी, लेकिन माइनर का जो है वेलफेयर इज मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या कह रहा है? वेयर कोर्ट अपॉइंट्स और डिक्लेयर एनी गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर कस्टडी ऑफ चाइल्ड। अगर कोर्ट अपॉइंट और डिक्लेयर एनी गार्जियन ऑफ हिंदू माइनर यानी कस्टडी ऑफ चाइल्ड, तो वेलफेयर ऑफ माइनर इज अ सुप्रीम इंपॉर्टेंस। अगर कोर्ट किसी को अपॉइंट कर रहा है या डिक्लेयर कर रहा है किसी गार्जियन को, किसी हिंदू माइनर का, यानी किसी को कस्टडी वस्टडी दे रहा है, तो कोर्ट ये क्या करेगा? कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि उस बच्चे का वेलफेयर जो है वो पारामाउंट कंसिडरेशन है, सुप्रीम इंपॉर्टेंस है। देखो, एक बार हम ना क्या रील्स देख रहे थे, तो उस समय एक गार्जियन था, वो प्ली लिया कि अरे यार जो वाइफ है वो तो हाउस वाइफ है, कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, और पिताजी हैं वो डॉक्टर वॉक्टर हैं। ठीक है, वो अपने बेटे का पूरा ख्याल रखेंगे, उसको सारी सुख सुविधाएं प्रोवाइड कराएंगे, उसका पढ़ाई वढ़ाई का खर्चा भी पूरा उठा लेंगे। ठीक है, तो कोर्ट यही डिसाइड किया कि अच्छा इन कंडीशन में हस्बैंड को ही कस्टडी दिया जाए चाइल्ड को। क्यों? क्योंकि जो है भाई मम्मी के पास रहेगा तो कैसे कर पाएगा, दादा दादी नाना नानी भी नहीं है, वो अकेली औरत है। ठीक है, उतना पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन ये है। ठीक है, तो पारामाउंट जो कंसिडरेशन होता है कि भाई क्या है उसके लिए इंपॉर्टेंट होगा, तो वो हो जाएगा उसका वेलफेयर, यानी बच्चे के वेलफेयर जो है कोर्ट डिसाइड करेगा कि भाई किसके पास रहेगा तो ज़्यादा खुश रहेगा। ऐसा बहुत सारा सिचुएशन आता है ना कि हाँ भाई बच्चे को किसके पास भेजना चाहिए, उसकी कस्टडी किसको देनी चाहिए, माँ के पास देनी चाहिए, पिता के पास देनी चाहिए। अब कोर्ट उसमें बहुत चीज़ देखता है कि अरे भाई बाप नशेड़ी तो नहीं है, ठीक है, गंजेड़ी नहीं है, नशा वशा तो नहीं करता है। ठीक है, तो हर चीज़ कोर्ट डिसाइड करती है कि उसका वेलफेयर कैसे होगा, तो वही सेक्शन 13 यहाँ पे अप्लाई किया जाता है। अब देखो इसमें केस है, क्या है? मोहिनी वर्सेस वीरेंद्र कुमार 1977 का केस है। सुप्रीम कोर्ट वाज हेल्ड दैट
द कंट्रोलिंग कंसिडरेशन इज डिसाइडिंग द कस्टडी ऑफ चाइल्ड इज वेलफेयर ऑफ माइनर एंड नॉट द राइट ऑफ द पेरेंट्स। क्या कहता है कि भाई जो माइनस चाइल्ड का जो कस्टडी है वो वेलफेयर को देख के दिया जाता है, किसी राइट ऑफ द पेरेंट को नहीं देख के नहीं दिया जाता है। ठीक है, कि अगर वेलफेयर अगर बच्चा का हो रहा है तो भाई दे देगा, कोर्ट हैज द पावर कि हाँ भाई वो ग्रांट कर सकता है, डिक्लेयर कर सकता है, अपॉइंट कर सकता है, उसको कोई मतलब नहीं है राइट क्या है, अधिकार क्या है। ठीक है, यही कहा गया। एक लास्ट इसमें केस है और ये हमारा एक्ट कंप्लीट हो जाएगा। ये है सुमेधा नागपाल वर्सेस स्टेट ऑफ दिल्ली। इसमें क्या कहा है, सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट द फादर्स राइट टू कस्टडी ऑफ द चिल्ड्रन इज नाइदर एन एब्सोल्यूट नॉन इनडिफेंसेबल वन, वेलफेयर ऑफ द चाइल्ड इज पारामाउंट इंपॉर्टेंस। ठीक है, मतलब कि भाई सिंपल सा यही बात है कि वेलफेयर, ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यही सब जो चाइल्ड का होगा वो पारामाउंट कंसिडरेशन होगा, इंपॉर्टेंस होगा, सुप्रीम इंपॉर्टेंस होगा किसी भी चाइल्ड के कस्टडी के लिए। कोर्ट को ये फर्क नहीं पड़ेगा कि आपके अधिकार क्या हैं, राइट्स क्या हैं। ठीक है, वो बस ये देखेगा कि बच्चे का जो है वो जो एक्चुअल वेलफेयर एंड ग्रोथ होगा वो किसके साथ होगा, माँ के साथ रहने पे होगा या पिता के साथ रहने पे होगा। और इसी के साथ हमारा जो एक्ट है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट, ये कंप्लीट होता है। इसमें टोटल 13 सेक्शन थे, जिसमें अभी हम लोग ने क्या क्या देखा, सेक्शन 10, 11, 12, 13। ठीक है, इससे पहले हम लोग सेक्शन 1 में शॉर्ट टाइटल, एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट देखे थे। सेक्शन 2 में हम लोग ने क्या देखा कि जो हमारा ये है सप्लीमेंटल इन नेचर है, ये एक्ट जो है सप्लीमेंटल इन नेचर है, किसी के डेरोगेशन में नहीं है हमारा गार्जियन एंड वार्ड्स एक्ट के। उसके बाद सेक्शन 3 में हु इज हिंदू, हम लोग ने इसको बहुत अच्छे से देखा। सेक्शन 4 में 3 डेफिनेशन है, क्या क्या डेफिनेशन है, माइनर की डेफिनेशन दी गई है और क्या है नेचुरल गार्जियन की डेफिनेशन दी गई है। तो इन सब को हम लोग ने अच्छे से कवर किया। ठीक है, तो अगर आपको वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करना, कमेंट करना कि समझ में आया क्या नहीं आया। और अगर नोट्स ये वाले चाहिए तो मेरा व्हाट्सअप नंबर है, पहले तो मेंबरशिप ले लेना 89 का मेंबरशिप, और उसके बाद व्हाट्सअप नंबर पे स्क्रीनशॉट भेज देना तो फिर मैं सेंड कर दूंगा ये PDF। चलो, थैंक यू सो मच।